तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने चैनल बायोलॉजी वाला के साथ। तो मैं आज 5 MBBI क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरमीडिएट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें से 2 क्वेश्चंस की सियोरिटी ज़्यादा है जो हर साल पूछे जाते हैं। पिछले साल नहीं पूछा था, उससे पिछले 2 साल 3 साल लगातार रिपीट हुए हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे जिसमें से 2 की सियोरिटी है, आपके सामने लिखा भी हुआ है। उसके बाद स्लाइड को चेंज करते हैं फटाफट से। 5 मिनट 5 क्वेश्चंस को देखते हैं, रिवीजन भी हो जाएगी और याद भी हो जाएगी। ओके, तो फिर हम लोग स्लाइड को चेंज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, BODS आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं। BODS क्या है? BODS का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई। आपके सामने लिखा हुआ है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई वाटर में जो फिशेज रहते हैं, वाटर प्लांट्स रहते हैं, उन सभी को जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको जो चीज़ चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका सप्लाई कैसे होता है। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई इज एन एनालिटिकल पैरामीटर representing the amount of dissolved oxygen consumed by aerobic bacteria growing on the inorganic material present in a water sample at a specific temperature over a specific time period। क्या इसका मतलब हुआ? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज एन एनालिटिकल पैरामीटर है रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, कंज्यूम्ड बाई एरोबिक बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के द्वारा एब्जॉर्ब किया हुआ पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ग्रोइंग ऑन द ऑर्गेनिक मटेरियल, जो ऑर्गेनिक मटेरियल को ग्रो करने में सहायता करता है इन वाटर सैंपल, पानी के सैंपल के अंदर, एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक सामान्य टेम्परेचर पर, जो मदद करता है किसी चीज़ को सांस लेने में, बढ़ने में, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक समय के अंतराल पर, एक समय के अंदर, उसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म BODS होता है। समझ में आ गया? हम लोग स्लाइड को चेंज करते हैं। थैंक यू। चलिए अगले स्लाइड की ओर। ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है हम लोग देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ओके सॉरी, क्या हो गया? ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग ए सेगमेंट ऑफ DNA इनटू RNA। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जो कॉपी करता है DNA को, DNA के सेगमेंट को RNA में। क्या करता है? DNA के सेगमेंट को RNA में ट्रांसफर करता है। द सेगमेंट ऑफ DNA ट्रांसक्रिप्ट इनटू RNA मॉलिक्यूल, सेम बात है, DNA के सेगमेंट को ट्रांसक्रिप्शन करता है तो ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है RNA मॉलिक्यूल्स में। डेट कैन इनकोड प्रोटीन आर सेड टू प्रोड्यूसर मैसेंजर RNA। और वो जो जब RNA में आ जाता है उसके बाद जो प्रोटीन बनता है उसको कहते हैं प्रोड्यूस मैसेंजर RNA। जो प्रोटीन बन जाता है उसको प्रोड्यूस मैसेंजर RNA कहते हैं। अदर सेगमेंट ऑफ DNA आर कॉपीड इनटू RNA मॉलिक्यूल्स कॉल्ड नॉन कोडिंग RNAs। जो अदर सेगमेंट प्रोटीन के बाद बच जाते हैं, कॉपी किए जाते हैं RNA मॉलिक्यूल्स में, और जो बच जाते हैं उसको नॉन कोडिंग RNA कहा जाता है। नॉन कोडिंग RNA उसका नेम दिया गया है। mRNA comprises only 1 से 3% ऑफ टोटल RNA सैंपल, और 1 से 3% जो होते हैं वो टोटल RNA सैंपल होते हैं। चलिए अब क्लियर कर दिए हैं, पढ़ने में सहायता होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग स्लाइड को चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है? मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक का दूसरा नाम मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। दोनों में से कोई भी नाम आप लोगों के सामने आ सकता है। मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी भी उसी को कहा गया है। इन्वॉल्व्स टेकिंग DNA और RNA, वो भी इन्वॉल्व करते हैं DNA और RNA को। द यूनिक जेनेटिक कोड found in our cells and analyzing the sequence of red flags that can pinpoint the potential emergence of specific disease। जो यूनिक जेनेटिक कोड होता है, जो हम फाउंड इन आवर सेल्स, जो हमारे सेल्स में यूनिक जेनेटिक कोड फाउंड होता है, खोजा मिलता है, जो पाया जाता है। एनालाइजिंग द सीक्वेंस ऑफ रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स मतलब रेड ब्लड सेल्स
उसको पिन पॉइंट करता है पोटेंशियल इमरजेंस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज। वो पोटेंशियल इमरजेंस मतलब कि स्पेसिफिक डिजीज जो बीमारी होने वाली है या हुई है उसको खोजता है कि कौन सी बीमारी हम लोग के शरीर में अटैक करने वाली है या अटैक कर रही है। उसके बाद अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। एसिड रेन, ये तो सुना सुनाया क्वेश्चन है, हर बार आता है, इस बार भी आएगा, जरूर आएगा। पिछले साल क्योंकि एसिड रेन के बारे में नहीं पूछा था। एसिड रेन का हिंदी होता है अम्ल वर्षा। पिक्चर्स में आपको दिख रहा है। इसमें क्या कर एसिड रेन होता क्या है? एसिड रेन इज कॉज्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है। That begins when compound like sulfur dioxide and nitrogen oxide are released into the air। केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है? दो केमिकल्स कौन से होते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड आर रिलीज्ड इनटू द एयर। दोनों के कंपाउंड जब एयर में रिलीज कर जाते हैं, दीज सब्सटेंस कैन राइज वेरी हाई इनटू द एटमॉस्फेयर। दोनों जब ज़्यादा मात्रा में एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, when they mix and react with water and oxygen, तो दोनों हवा में रहेंगे ही, और वाटर और ऑक्सीजन तो हवा में रहते ही हैं। वाटर ज़मीन पे जैसे ही वर्षा होगा और ऑक्सीजन जो इंसान लेते हैं, उन दोनों के साथ जब मिक्स करेगा एंड अदर केमिकल्स टू फॉर्म मोर एसिडिक पोल्यूटेंट्स, तब और भी ज़्यादा पोल्यूटेंट्स एसिडिक हो जाता है। उसी को एसिड रेन कहते हैं। और वो जब धरती पे पड़ता है तो वो बहुत खतरनाक साबित होता है, पेड़ पौधों के लिए, सभी चीज़ों के लिए, इंसानों के लिए भी। पशु पक्षी भी उससे मर जाते हैं। कुछ एसिड रेन बहुत ही खतरनाक होता है, जैसे कि कुछ इमारतों वगैरह पे पड़ेगा, कुछ पे भी पड़ेगा तो उसको डिस्कलर करेगा सबसे पहला। चलिए अगले स्लाइड की ओर, क्या टॉपिक आता है? फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब क्या होता है? फूड चेन हम लोग जानते हैं, एक दूसरे को खाने का जो प्रक्रिया है उसको फूड चेन कहते हैं। हम लोग भी फूड चेन का पालन करते हैं। जैसे कि पहले मैं पिक्चर्स को समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर रैट है, रैट नहीं, यहाँ पे प्रोड्यूसर से शुरू करते हैं। प्रोड्यूसर जो सबसे पहला होता है, जैसे घास ग्रास खुद ब खुद जम गया ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में, सॉइल के प्रेजेंस में, उसको प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहला जो खाने वाला है उसको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। जैसे कि ग्रास हॉपर खाता है, ग्रास हॉपर को चूहा खा जाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। उसके बाद टर्शियरी कंज्यूमर, जो तीसरा कंज्यूमर होगा वो स्नेक, चूहा को खा जाएगा। उसके बाद जो फाइनल कंज्यूमर है वो ईगल्स हैं, और ईगल्स सबसे लास्ट में खाएंगे, और वो जब मर जाएंगे तो उनको फंगिया खाएगी, फंगी डिकम्पोजर्स। उसके बाद फिर ग्रास बन जाएगा। ये फूड चेन चलता रहता है। इसको चलिए हम पढ़ के बताते हैं। ये तो हो गया, पढ़ के बताते हैं। द फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म where nutrients and energy is transferred from one organism to other। जैसे ये पहला ऑर्गेनिज्म है और दूसरा ऑर्गेनिज्म है, फिर तीसरा है, फिर चौथा, एक से दूसरे में जो ट्रांसफर करेगा, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवे में, फिर जो सर्कल बनाता रहेगा बार बार, उसी को फूड चेन कहते हैं। दिस ऑक्यूर्स व्हेन वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म। मैंने बता ही दिया, वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अदर ऑर्गेनिज्म, इट बिगेन्स with the producer organism, follow the chain and end with the decomposer organism। मैंने बता ही दिया, प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म से शुरू होगा, फॉलो करेगा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर, और डिकम्पोजर्स के पास जो आके रुक जाएगा, रुकेगा नहीं, ये फूड चेन चलता रहेगा। उसी को हम लोग फूड चेन कहते हैं। ओके।